भौतिक शास्त्र के अध्याय 12 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 12 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सबसे पहले डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग किसे कहते हैं ये जानना है। तो जो प्रकाश है, प्रकाश में द्वितीय प्रकृति होती है। द्वितीय प्रकृति होती है मतलब कहीं पर ये कण की तरह व्यवहार करता है तो कहीं पर ये तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो डी ब्रॉगली नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृतियों को मिलाकर ये बताया कि प्रत्येक कण के साथ में एक तरंग होती है और उस तरंग को ही डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा में लिखा हुआ है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है और इस तरंग को ही द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। गुण क्या हैं इसके? तो पहला जो गुण है वो ये है कि ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। जो डी ब्रॉगली तरंग हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। दूसरा जो गुण है वो है कि ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, बिना किसी माध्यम के चल सकती हैं, वैसे ही द्रव्य तरंगें भी बिना किसी माध्यम के निर्वात में चल सकती हैं। ये इनका दूसरा गुण है। तो निर्वात में चल सकती हैं, इसका मतलब ये यांत्रिक तरंगें नहीं हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं, ये तो पहले ही बता दिया। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ये निर्वात में गमन कर सकती हैं, इसलिए ये यांत्रिक तरंगें भी नहीं हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा जो गुण है वो है, ये तरंगें आकाश में कण की प्रायिकता को व्यक्त करती हैं। आकाश में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, वो इस कण के द्वारा, इस तरंग के द्वारा व्यक्त की जाती है। चौथा जो गुण है वो है कि ये तरंगें आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के कणों से संबद्ध होती हैं। मतलब कण में चाहे आवेश हो या ना हो, उसके साथ में ये तरंगें संलग्न रहती हैं, हमेशा उसके साथ में ये तरंगें पाई जाती हैं। तो ये चार इसके प्रमुख गुण हैं डी ब्रॉगली तरंगों या द्रव्य तरंगों के। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण निगमित कीजिए। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण निगमित करना है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का तरंग समीकरण का निगमन यहाँ पर करना है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की जो ऊर्जा है उसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, E बराबर एच न्यू। ये क्या है? एक फोटॉन की ऊर्जा को व्यक्त करने का समीकरण है, E बराबर एच न्यू। फोटॉन क्या होता है हमने बताया था, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना है। उन बंडलों या पैकेटों को ही फोटॉन कहा जाता है ना। तो उस फोटॉन के अंदर इतनी ऊर्जा होती है। इसमें ई क्या है? ई फॉर एनर्जी है, मतलब ऊर्जा। एच क्या है? एच प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है? उस प्रकाश की या उस विकिरण की आवृत्ति है। अब यदि मान लें कि फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम, फोटॉन को स्मॉल एम द्रव्यमान का यदि कण मान लें, ऐसा मान लेते हैं कि फोटॉन क्या है? स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है। तो जब स्मॉल एम द्रव्यमान का वो कण होगा तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से उस कण की ऊर्जा को बताया जा सकता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से E बराबर होता है mc²। ठीक है, इसमें E क्या है? E फॉर एनर्जी है, M क्या है? उस कण का द्रव्यमान है, और c क्या है? प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग है। तो जो समीकरण 1 है
उसमें फोटोन की ऊर्जा लिखी है और समीकरण 2 जो है इसमें भी फोटोन की ऊर्जा लिखी हुई है। तरीका केवल अलग अलग है। समीकरण 1 किसकी सहायता से दिया गया है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से। और समीकरण 2 किसकी सहायता से दिया गया है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध की सहायता से। दोनों हैं क्या? दोनों समीकरण ही फोटोन की ऊर्जा को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। समीकरण 1 में जो ई का मान लिखा हुआ है उसको कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो ई की जगह पे एच न्यू आ जाएगा, बराबर में एम सी स्क्वायर की जगह पे एम सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब एच की जगह पे एच लिख देंगे। न्यू का मान है सी बटे लैम्डा। न्यू मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है चाल बटे तरंग दैर्ध्य। बगल में ब्रैकेट में सूत्र लिखा हुआ देखो, न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। तो सी क्या है? चाल, और बटे में लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति बराबर होता है चाल बटे तरंग दैर्ध्य। उसी सूत्र का यहाँ पर उपयोग करके न्यू का मान रख दिया है सी बटे लैम्डा। तो ये आ जाएगा एस सी बटे लैम्डा, बराबर में एम सी स्क्वायर की जगह पे एम सी स्क्वायर लिखा रहेगा। जैसा लिखा था वो उसी प्रकार से लिख देंगे। अब मान यहाँ पर किसका निकालना है? लैम्डा का। तो लैम्डा का मान निकालना है तो लैम्डा को उस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो उस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे पक्षांतर करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। और एम सी स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एम सी स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो एम सी स्क्वायर गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में। मतलब एच सी के भाग में क्या आ जाएगा? एम सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? लैम्डा को उस तरफ पक्षांतर किया तो भाग में था तो गुणा में आ गया लैम्डा, और एम सी स्क्वायर को उधर से इधर पक्षांतर कर दिया तो एम सी स्क्वायर भाग में गुणा में था वो कहाँ गया? भाग में आ गया। अब एक सी से एक सी यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचेगा? एच बटे एम सी बचेगा। वही यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा देखो सभी को, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी लिखा है ना, तो वो इसी प्रकार से आया है। सी से सी कैंसिल हो गया एक सी से, और लैम्डा बराबर आ गया एच बटे एम सी। अब यहाँ पर जानते हैं कि m है द्रव्यमान और c है चाल। मतलब द्रव्यमान गुणे चाल या द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। तो द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग, मतलब p। इसीलिए mc बराबर लिख सकते हैं p। p मतलब फोटोन का संवेग। p क्या है? संवेग है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना संवेग बराबर। तो द्रव्यमान m है और वेग क्या है? c है। तो द्रव्यमान और वेग यानी mc बराबर लिख सकते हैं संवेग। संवेग मतलब p। ठीक है, तो समीकरण ऊपर जो आया था h बराबर लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, यही आया था ना ऊपर। उस समीकरण में एम सी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? p लिखा जा सकता है। ठीक है, तो समीकरण ऊपर जो आया था समीकरण 3, उस समीकरण 3 में एम सी की जगह पे क्या रखना है? p रखना है। मतलब लैम्डा बराबर हो जाएगा h और एम सी की जगह पे p, मतलब लैम्डा बराबर h अपॉन p आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य निकल आया। किसका तरंग दैर्ध्य निकल आया? फोटोन के साथ में जो तरंग संलग्न होगी उस तरंग का यहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकल आया है। फोटोन क्या है? कण है ना एक। तो उस कण के साथ में जो तरंग संलग्न होगी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य आ गया लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ये जो समीकरण 4 आया है ये डी ब्रॉगली का सामान्य समीकरण है या सामान्य सूत्र है। जो अभी ऊपर समीकरण निकाला लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये डी ब्रॉगली का सामान्य समीकरण है। और ये जो समीकरण है ये फोटोनों के साथ साथ सभी द्रव्य कणों के लिए सत्य है। द्रव्य कण मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किसी के भी कण हैं तो उन सभी कणों के लिए ऊपर दिया गया समीकरण क्या है? सत्य है। अब ऐसा मान लें कि फोटोन ना होकर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है। अभी फोटोन के लिए मान निकाला। अब ऐसा मान लें कि फोटोन ना होकर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है और उसका वेग c ना होकर क्या है? v है। ठीक है, फोटोन चूँकि प्रकाश का ही रूप था ना, तो प्रकाश की चाल यानी प्रकाश का वेग c लिया था। अब फोटोन की जगह पे स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण मान लिया तो चाल यानी
सी की जगह पे वी हो गई। ठीक है, तो इस स्थिति में जो संवेग हम लोगों ने रखा था, संवेग बराबर पहले ही बताया था हमने द्रव्यमान गुणे वेग, तो संवेग के लिए p हो गया बराबर में द्रव्यमान के लिए m हो गया और वेग क्या हो गया, अब c की जगह पे v हो गया। तो c की जगह पे v आ गया, मतलब p बराबर हो गया mv, जो पहले p बराबर mc था वो p बराबर mv हो गया। p के इस मान को समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की जगह पे लैम्डा बराबर h की जगह पे h और बटे में जो p था p का मान आ गया mv। तो इस प्रकार से लैम्डा बराबर हो गया h अपॉन mv। और ये जो समीकरण है इसी समीकरण को डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य का समीकरण कहा जाता है, जो हम लोगों को निकालना था। तो ये आज जो प्रश्न पढ़े हैं दोनों प्रश्न ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न पढ़ा था वो कौन सा था, द्रव्य तरंग का, और दूसरा जो प्रश्न है वो डी ब्रॉगली तरंग समीकरण निगमन का प्रश्न है।